वेलकम टू आवर चैनल पावर ऑफ यूनिवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए उपन्यास के सम्राट, कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ, जो इस प्रकार है। वेनी माधो सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नवाबदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं जिस दरवाजे पे कभी हाथी झूमता था, आज उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस ने ले ली है, जिसके शरीर में अस्थि पिंजर के सिवा और कुछ भी शेष ना है। पर दूध शायद बहुत देती है, क्योंकि एक न एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधो सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को ही भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना होगी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ था और वो बहुत दिनों के परिश्रम के बाद बीए की डिग्री प्राप्त किया था। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटे का नाम लाल बिहारी सिंह, जो कि दोहरे बदन का एक जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती। भैंसों का 2 सेर दूध तो वह सवेरे उठकर पी जाता था। श्रीकंठ की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्रप्रिय गुणों को उन्होंने बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। अक्षरों ने उसके शरीर को निर्बल और चेहरे को क्रांतिहीन बना दिया था। इसी से वैदिक ग्रंथों पर उनका विशेष प्रेम था। आयुर्वेदिक औषधियों पर उनका अधिक विश्वास था। शाम सवेरे उनके कमरे से प्रायः खरन की सुरीली कर्ण मधुर ध्वनि सुनाई दिया करती थी। लाहौर और कलकत्ते के वैद्यों से उनकी बड़ी पढ़ी लिखी रहती थी। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपत्य होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। दशहरे के दिनों में बड़ा उत्साह से रामलीला में सम्मिलित होते और स्वयं किसी न किसी पात्र का पार्ट लेते थे। गौरीपुर में रामलीला के वही जन्मदाता थे। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब को तो वो एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की जो अभिरुचि होती थी, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। इसी कारण गांव की स्त्रियां उनकी निंदक थीं। कोई कोई तो उन्हें अपना शत्रु समझने में भी संकोच न करती थी। उनकी पत्नी इस विषय में उनकी विरोधी थी। यह इसलिए नहीं कि उसे अपने सास ससुर, देवर जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उनका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने के बाद भी परिवार के साथ निर्वाह न हो सके, तो आए दिन कला करके जीवन नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, सिकरे, झाड़, फाशुन, मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित्त और प्रतिभाशाली पुरुष थे, पर दुर्भाग्य से लड़का एक भी ना था। 7 लड़की हुई और दैवव्यून से सबकी सब जीवित रही। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह दिल खोल कर किया, पर 15-20 हजार रुपए का कर्ज सिर पर हो गया तो आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों से अधिक रूपवती और गुणवती थी। इससे ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत अधिक प्यार करते थे। सुंदर संतान को कदाचित उनके माता पिता अधिक चाहते हैं। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना वो ये चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और न यही स्वीकार था कि उसे अपने भाग्यहीन समझना पड़े। एक दिन श्रीकंठ उसके पास किसी चंदे का रुपए मांगने आया। शायद नगरी प्रचार का चंदा था। भूप सिंह उसके स्वभाव पर रीझ गए और धूमधाम से श्रीकंठ का आनंदी के साथ ब्याह हो गया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही था। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी हुई थी, वह यहाँ नाम मात्र भी ना था। हाथी घोड़े का तो क्या कहना, कोई सजी हुई सुंदरी बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ ले आई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में खिड़कियाँ तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। यह एक सीधा सादा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने को इस नई अवस्था में के अनुकूल बना लिया, मानो उसने विलास की चीज़ें कभी देखी ही ना हो। एक दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़िया लिए हुए आया और भावत से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। जब वह नया व्यंजन बनाने बैठी, हाड़ी में देखा तो घी पाँव भर से अधिक ना था। बड़े घर की बेटी थी, फितायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया।
लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना थी। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़िए। आनंदी ने कहा, घी सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों घी लाया था, इतनी जल्दी उठ गया? आज तो कुल पाँव भर रहा होगा, वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह छुबा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भाजों की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। तिनक कर बोला, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो, स्त्रियां गाली सह लेती हैं, मार भी सह लेती हैं, पर मैके की निंदा उनसे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का। वहाँ इतना घी नित्य नाई का हार खा जाते थे। लाल बिहारी जल गया और थाली उठाकर पलट दी और बोला, जी चाहता है जीभ पकड़कर खींच लो। आनंदी क्रोध से बोली, वाह होते तो आज इसका मजा चखाते। अब अनपढ़ अजय ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाऊ उठाकर आनंदी की ओर जोर से फेंका और बोला, जिसके गुमान पर भुनी हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊ रोक लिया। सिर बच गया, पर उंगली में चोट आ गई। क्रोध के मारे हवा से हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान और मर्यादा पति तक है। उसे अपने पति को ही बल और पुरुष का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई थी। 2 दिन तक आनंदी कोप भवन में रही, ना कुछ खाया ना पिया, उसकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को यह नियमानुसार संध्या समय घर आए और बाहर बैठकर कुछ इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार और कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुष को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता है कि खाने पीने की सुध ही नहीं रहती। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी के बड़े कष्ट से कटे। किसी तरह भोजन का समय आया। पंचायत उठी। एकांत हुए तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभाल कर बात किया करें, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। वेनी माधव ने बेटे की ओर साक्षी दी। हाँ, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं होता कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी, वे बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी का हार नहीं हैं। श्रीकंठ ने चिंतित स्वर में से पूछा, आखिर बात क्या हुई? लाल बिहारी ने कहा, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी। मैके के सामने हम लोगों को समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। वह हजरत की कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में यह क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी ने त्योरियों पर बल पड़ गया। झुलझुलाहट के मारे बदन में ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे आग लगाई है उसे पाऊं मुँह झुलस दूं। श्रीकंठ, इतनी गर्म क्यों होती हो? बात तो कहो। आनंदी, क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है। नहीं तो गांव का छोकरा जिसे चपरासगिरी करने का भी सहूर नहीं, मुझे खड़ाऊ से मारकर क्यों अकड़ता? श्रीकंठ, सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो, मुझे तो कुछ पता नहीं। आनंदी, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे मांस पकाने को कहा। घी हाड़ी में पाँव भर से अधिक ना था। वह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया। मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई का हार खा जाते थे और किसी को जान भी नहीं पड़ता था। बस इतनी सी बात पर वह अन्यायी ने मुझे खड़ाऊ फेंक कर मारा। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कहा वह सच है या झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई और बोला, यहाँ तक हो गया और इस छोकरे का यह साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उसकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही इतना क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों को क्रोध धनी भड़काने में तेल का काम करते हैं। रात भर करवटें बदलता रहा। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोला, दादा अब मेरा इस घर में निर्वाह ना होगा।
इस तरह के विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ ने इतनी ही बार अपने कई मित्रों के आड़े हाथ लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज उन्हें स्वयं वे बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना कितना ही सहज है। वेनी माधो सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ, इसलिए कि मुझे भी अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो गया है। जिसको बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरों का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं, यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊ और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वह मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बेनी माधव को जवाब न दे सके। श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इस तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। श्रीकंठ, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने पे इसी गांव के कई घर संवर गए, पर जिन स्त्रियों की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं देता। अब बेनी माधो सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। फिर बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे अब कभी भूल चूक हो तो उसके कान पकड़ लो। लेकिन श्रीकंठ, लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। बेनी माधो सिंह, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ, जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित कार्य किया है। इसी बीच में गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार है, तो वहां उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। वे यहाँ तक कहते थे, श्रीकंठ अपने बाप के से दबता है, इसलिए वह दब्बू है। उसने विद्या पढ़ी, इसलिए वह किताबों का कीड़ा है। वेनी माधो सिंह उसकी सलाह के बिना कोई काम नहीं करता, यह उसकी मूर्खता है। इस महानुभाव की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दे रही थी। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लागान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। वेनी माधो सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, इन दोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़े रहने की आदत थी। इस हड़कंडे को कि उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी यह उसके समझ में नहीं आई और बोला, लाल बिहारी के साथ अब इस घर में तो नहीं रह सकता। बेनी माधो, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे भूल हो गई है, बड़े होकर उसे क्षमा करो। श्रीकंठ, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। या तो वह ही इस घर में रहेगा या मैं ही। यदि आपको वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप ही संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए कि यहाँ से चला जाए। बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे इतना भी साहस ना था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह इतना मान ना करता था। श्रीकंठ का उस पर हार्दिक स्नेह था। उसने अपने होश में कभी उसे हुड़का तक ना था। जब वह इलाहाबाद से आता उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाता। मुकद्दर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने ही डोहड़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ा था तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले लगा लिया था। 5 रुपए उस पर लुटाए थे।
ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। भाई के आने से एक दिन पहले उसकी छाती धड़कती थी कि देखूं भैया क्या कहते हैं, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उन्हें मुंह कैसे दिखाऊंगा। उसके समझ में आ गया था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय न करेंगे। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बात कह देते, इतना ही नहीं 4-5 तमाचे भी मार देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता। पर भाई का यह कहना कि अब वह उसकी सूरत भी ना देखेगा, लाल बिहारी को ना सहा। वह रोते हुए घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कोई यह ना समझे कि वह रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि अब वह मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे, अब वह मेरा मुंह भी ना देखेंगे, इसलिए मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा करें। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया। जिस समय लाल बिहारी सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ भी आंखें लाल किए हुए बाहर से आया। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गया, मानो उसकी परछाई से भी दूर भागता हो। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी, उसे तनिक भी ध्यान न था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुलसा रही थी कि वह इतना गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी लगा था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो मैं क्या कैसे करूंगी। इसी बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते हुए सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैला धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं होती। श्रीकंठ ने आनंदी से कहा, लाला बाहर खड़े रोता रहा है। श्रीकंठ, तो मैं क्या करूं? आनंदी, भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से झगड़ा उठाया। श्रीकंठ, मैं ना बुलाऊंगा। आनंदी, पछताओगे, उन्हें बहुत ग्लानि है, ऐसा ना हो कहीं चले जाएं। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कह दो, वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी उन्हें अपना मुंह ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिरकर देखा और आँखों में आंसू भरकर बोला, मुझे जाने दो। आनंदी, कहाँ जाते हो? लाल बिहारी, जहाँ कोई मेरा मुँह न देखे। आनंदी, मैं न जाने दूंगी। लाल बिहारी, मैं तुम लोगों के साथ रहने योग्य नहीं हूँ। आनंदी, तुम्हें मेरे सौगंध, अब एक पग भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी, जब तक मुझे यह ना मालूम होगा कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। आनंदी, मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं। अब श्रीकंठ का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा आप जो दंड देंगे वह मैं सहज स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू, इस बात को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेंगे तो फिर कभी ऐसा अवसर ना आएगा। वेणी माधो सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम भी बना लेती हैं। गांव में जिसने भी यह वृत्तांत सुना, उसे इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सहराया। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।